नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की खास और अहम खबरों के साथ करेंगे। गुरुग्राम की बात कर लेते हैं। गुरुग्राम में अस्पताल में सफल इलाज किया गया ये मरीज ना तो स्मोकिंग करता है और ना ही अल्कोहल का प्रयोग करता है। इसके बावजूद भी मरीज को स्ट्रोक आने से कुछ डॉक्टर्स हैरान हो गए। वहीं हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने पारस अस्पताल की सीनियर कंसल्टेंट महिमा त्यागी से खास बातचीत की और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। स्ट्रोक एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही मरीज की जीवन भर की अपंगता सामने आ जाती है। लोगों का सोचना होता है कि स्ट्रोक आया तो मरीज जीवन भर अपंग हो जाएगा, लेकिन आप इससे बच सकते हैं यदि आप थोड़ी सी सावधानी बरतें। हमारे साथ मौजूद हैं पारस हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर श्वेता त्यागी। हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या सावधानियां बरतें और किस तरह से स्ट्रोक जैसी बीमारी से बच सके। डॉक्टर साहब, स्ट्रोक आते ही लोग परेशान हो जाते हैं, तो क्या सावधानी करें और परेशान होने की वजह क्या एक्ट करें जिससे मरीज की जान बच सके? हाँ जी, स्ट्रोक एक जानलेवा और जानलेवा से ज़्यादा अपंगता स्ट्रोक की वजह से हो सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जिसको भी स्ट्रोक के लक्षण हो रहे हैं वो हम जल्दी से जल्दी पहचानें और तुरंत उनको एक हॉस्पिटल और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेकर आएं, जहां पे कम से कम सीटी स्कैन करने की सुविधा उपलब्ध हो। तो स्ट्रोक हम कैसे पहचानेंगे, किसी को कैसे स्ट्रोक हो रहा है? तो ये एक एक्रोनिम है जिसको हम याद रख सकते हैं, बी फास्ट। बी मतलब बैलेंस जाना, अचानक से चलते चलते बैलेंस जा रहा है, पेशेंट लड़खड़ा रहा है और गिर रहा है किसी तरफ को। ई का मतलब है आईज, दैट मीन्स विजन में प्रॉब्लम होना, दिखने में प्रॉब्लम होना पेशेंट को। एफ मतलब फेस, मतलब जो फेस का कोई साइड टेढ़ा हो जाना, वो एकदम से पता चल जाता है देख के पेशेंट को कि फेस टेढ़ा हो रहा है पेशेंट का। ए मतलब आर्म्स और लेग्स, मतलब अगर हाथ में या पैर में किसी भी तरह की कमजोरी आना, तो वो एक लक्षण है स्ट्रोक का। और एस मतलब स्पीच, दैट मीन्स बोलने में तुतलाहट होना और या समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ये सारे लक्षण है स्ट्रोक के, और इसमें से कोई भी लक्षण अगर किसी को होता है तो टी मतलब टाइम सबसे ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। पेशेंट को इमीडिएटली एक एफिशिएंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाने की जरूरत है, जिससे कि उनका सीटी स्कैन या एमआरआई हो सके और तुरंत उनको वो पता चल सके कि ये स्ट्रोक क्लॉट की वजह से हुआ है, मतलब खून जमने की वजह से हुआ है, या हेमरेज की वजह से हुआ है। क्योंकि अगर खून जमने की वजह से हुआ है तो एक इंजेक्शन दिया जा सकता है उस खून के क्लॉट को ब्रेक करने के लिए, जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। और ये इंजेक्शन का जो टाइम फ्रेम है वो 3 से 4.5 घंटे का होता है। स्ट्रोक होने के बाद अगर 3 घंटे के अंदर अंदर ही हम ये इंजेक्शन दे सकते हैं। एज में स्ट्रोक आना, जैसे अभी आपके हॉस्पिटल में भी आपने बताया कि एक पेशेंट आया, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? कि इतनी यंग एज में माना नहीं जाता हमारे समाज में कि स्ट्रोक आएगा तो 50 साल के ऊपर के आदमी को आएगा। इसके क्या रीजन है? हाँ जी, यंग लोगों में भी स्ट्रोक आ सकता है। इसका हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये यंग है, इसको स्ट्रोक नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, घर पे ही आराम करते हैं, बाद में चलेंगे हॉस्पिटल। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए और इमीडिएटली हॉस्पिटल आना चाहिए। यंग पेशेंट्स में स्ट्रोक होने के चांसेस मतलब के रीजंस काफी हो सकते हैं। कभी हार्ट में कोई प्रॉब्लम होना जिसके वजह से खून के गत्थे बनते हैं, या तो उन कारणों की वजह से स्ट्रोक हो सकता है। खाने पीने में कुछ गड़बड़ होने की वजह से, जबकि हम अनहेल्दी फूड खाते हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए होते हैं, जेनेटिकली हम लोग काफ़ी प्रीडिस्पोज्ड हैं स्ट्रोक होने के। ये सब रीजंस होते हैं किसी भी यंग पेशेंट में स्ट्रोक होने के। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्वेता त्यागी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि यदि स्ट्रोक आता है तो आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, बल्कि जो गोल्डन पीरियड जैसा कि 3 से 3.5 घंटे डॉक्टर साहब ने बताया है उसका इस्तेमाल करें और नजदीकी वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराएं, ताकि आपके मरीज को अपंगता ना आए और उसकी जान भी बच सके। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर। मैम, किस तरह का पेशेंट पारस हॉस्पिटल में आया था पहले?
ये जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं वो यंग पेशेंट है, अराउंड 29 ईयर ओल्ड मेल, जो स्ट्रोक के सिम्टम्स से आया था। उसको सिम्टम्स 1 घंटे पहले ही हुए थे। विदिन 1 आवर वो आ गया था हॉस्पिटल में। लेफ्ट साइडेड उसको पूरी पैरालिसिस हो चुकी थी। जब हमने एग्जामिन किया, स्ट्रोक की शंका हुई, इमीडिएटली स्टेबलाइज करके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और उसको तुरंत इमेजिंग के लिए शिफ्ट किया गया। इमेजिंग में जो हमारी शंका थी कि स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को, तो उसको वो क्लॉट निकला, और क्लॉट निकलते ही हमने पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ पूरी जानकारी ली और उनको बताया कि आगे हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। तो वो स्ट्रोक का जो वो क्लॉट है उसको ब्रेक करने की जो दवाई है वो तुरंत स्टार्ट करने सबसे ज़रूरी होती है, जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं। वो जो विदिन 3 से 4.5 घंटे के बीच में जब सिम्टम्स डेवलप होते हैं उसके बीच में जल्दी से जल्दी देना चाहिए, जिसको हम विंडो पीरियड बोलते हैं, 3 से 4.5 घंटा। तो पेशेंट के रिलेटिव्स ने कंसेंट दिया और इमीडिएटली ये थ्रोम्बोलिसिस स्टार्ट हुआ और पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। और जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे थे और मॉनिटर कर रहे थे पेशेंट को, तो हमें समझ में आया कि वो इंजेक्शन देने के वजह से पेशेंट की रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई। और आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग उसको 3-4 दिन के बाद तो पेशेंट अच्छा खासा चलते हुए घर डिस्चार्ज हुआ। तो ये एक बहुत ही मतलब सक्सेस स्टोरी बोलेंगे हम इसको, कि स्ट्रोक जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करना, एक सीटी केपेबल, एटलीस्ट सीटी होना चाहिए वहाँ पर। ऐसे एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल में पहुँचे, इमीडिएटली इमेजिंग हो और इमीडिएटली थ्रोम्बोलिसिस वाला ट्रीटमेंट पेशेंट को मिलता है। चंडीगढ़ में चल रही जीएसटी काउंसिल की 2 दिन की बैठक बुधवार को समाप्त हो गई। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल रहे। बैठक के दूसरे दिन सभी राज्यों ने जीएसटी मुआवजा के लिए समय सीमा और बढ़ाने की मांग की। वहीं निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक के बाद प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी एजेंडे जो है उन पर चर्चा हुई। साथ ही कहा कि अभी राज्यों का जीएसटी मुआवजा बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह, आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को हरियाणा निवास में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक की। सभी शहरी स्थानीय निकायों को सितंबर महीने तक सभी शहरी क्षेत्रों से जहां जहां पार्किंग है वहां पर मार्किंग करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इसमें शहरों की सुंदरता बढ़ने के साथ साथ लोगों को वाहन खड़े करने में भी सुविधा होगी। साथ ही शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग बनाए जाने के लिए एक कार्य योजना बनाने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने भी यहां पर कहा, वो मौजूद रहे। वहीं सीएम ने सभी जिला नगर आयुक्तों को निर्देश दिए कि वो राज्य सरकारों की तरह शहरी स्थानीय निकायों का भी बजट तैयार करें। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ई व्हीकल पॉलिसी पर बोलते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी को कैबिनेट ने पास किया है। जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर हो या फिर 3 व्हीलर हो, इनके लिए प्रदेश सरकार ने सब्सिडी रखी है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में खासतौर पर ई व्हीकल पॉलिसी को बढ़ावा देंगे। ई व्हीकल पॉलिसी के माध्यम से पूरे प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने का हम कार्य करेंगे। साथ ही अग्निवीरों पर बोलते हुए नजर आए। अग्निवीरों की 1 लाख से ज्यादा हुई रजिस्ट्रेशन पर कहा कि देश का युवा जो नौकरी करना चाहता है, देश और प्रदेश की नीति से संतुष्ट है, वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आने वाले समय में अग्निवीरों को इस योजना का भरसक लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रिकल पॉलिसी जो अभी कैबिनेट ने पास की है, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर,
और जिन्हें जितनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसके लिए प्रदेश सरकार ने सब्सिडी रखी है और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रदेश में गुड़गांव और फरीदाबाद में इसको बढ़ावा देंगे और पूरे प्रदेश को पोल्यूशन फ्री करने का हम कार्य करेंगे। मैं आपके चयनित अग्निवीरों के जो रजिस्ट्रेशन जो पहले 6,000 हुए, फिर 20,000 हुए, 1 लाख हुए, जो प्रदेश के जो देश का जो युवा है जो नौकरी करना चाहता है, जो प्रदेश और देश की जो नीति से पूरी तरह समर्पित है, वो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो जाना चाहते हैं और देश के प्रति काम करना चाहते हैं और लोगों के आने वाले समय नौजवान साथी जो इस पॉलिसी उनको लाभ मिलेगा। प्रदेश में बिजली को लेकर प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। बिजली उपभोक्ताओं को फ्रॉड कॉल आने पर बिजली मंत्री ने कहा कि हमारे विभाग से अभी तक ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है। अगर कोई इस तरह का मामला सामने आता है तो प्रभाव से सख्त एक्शन लिया जाएगा। यही प्रदेश में बिजली की मौजूदा स्थिति पर रणजीत चौटाला ने कहा कि हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है। आजकल बिजली बहुत सस्ती है। हमारे यहाँ 3 दिन बिजली की कमी रही थी, उसके बाद सब ठीक हो गया। वहीं अडानी के साथ हुए संशोधित समझौते पर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोप पर रणजीत चौटाला ने कहा कि ₹2.94 से सस्ती कोई और हमें बिजली दे, हम उसके साथ समझौता कर लेंगे। हुड्डा के समय में ही ये समझौता हुआ था, अब उन्हें अपने ही किए गए समझौते पर सवाल खड़े करने हैं तो करें। निकाय चुनावों पर रणजीत चौटाला ने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आई। वहीं रणजीत चौटाला ने जेलों को लेकर कहा कि हमारा जेल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, हमारी जेलों में बड़े नामचीन लोग हैं, लेकिन हम पूरी सतर्कता बरतते हैं। यहाँ पर इक्का दुक्का मोबाइल की शिकायतें जरूर आती हैं, लेकिन उन्हें सुलझा लिया जाता है। जो लेटेस्ट हुआ है वो हमने उनसे 1200 मेगावाट लिए है। मतलब आप ये समझिए कि 83% हमने जो लोकल डोमेस्टिक कोल से बन रही है वो 17% है जो इम्पोर्टेड कोल से है, वो बाहर से वो हमने बना कर दिया। 1424 में से हम 1200 ले रहे हैं, जो ₹2.94 हम पुराने रेट पे ही, और 224 जो महंगी पड़ती है उसे मैं अपनी थर्मल की सस्ती पड़ती है ₹3.40 पड़ती है, तो हम उसे क्यों लेंगे, हमने वो मना कर दिया। 1200 मेगावाट ले रहे हैं। एक पीक सीजन रहता है बिजली की खपत को लेकर। सोमवार का दिन भी कुछ ऐसा ही था, 21 करोड़ के करीब जो यूनिट की मांग रही। क्या कुछ हमारे पास इस समय बिजली की जो उपलब्धता है और कितनी हम जो है मुहैया करा पा रहे हैं? हम पे पावर की कोई कमी नहीं है। इस वक्त हमारे पास 9000 मेगावाट है। और देखिए हमारा जेल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। हमारे बहुत कश्मीरी के डेड न्यूज भी हैं, हमारे पास हार्ड क्रिमिनल्स भी हैं। हमारी जेलों में गुरु राम रहीम भी है, बाबा रामपाल भी है। हरियाणा में इतनी हाई सिक्योरिटी जेल हैं कि कहीं भी आज तक कोई घटना नहीं होती, और हमारे साथ जो अंदर हैं वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। मतलब कहीं भी हमें ऐसी शिकायत नहीं आती कि कोई उद्दंड करता हो, ये करता हो, और हम हर तरीके से तैयार है। तो उन्हें भी एक मैसेज है कि यहाँ ठीक बनते रहो, कुछ नहीं करने देंगे। तो मैं तो हमारे डीजीपी जेल और सुप्रीडेंट जेल को और जो हमारे जेल वार्डर सभी टीम को बधाई देता हूँ। निकाय और निगम के चुनाव जो हुए हैं उसमें बीजेपी ने अब तक पिछले से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है, और बीजेपी ने इस पे एक एस्टेब्लिश कर दिया कि एक पार्टी है जो पूरी तरीके से हरियाणा में स्थापित होगी। इससे पहले ये पोजीशन नहीं थी, पहली बार इतना बड़ा आया है। और मैं ये समझता हूँ कि 70% निकाय और उसमें हम जीते हैं, हारे भी हैं, कई जगह एक्सेप्शन होते हैं। पर अब इसके बाद पंचायत के इलेक्शन होंगे, उसमें भी देखना है। और जब इंडिपेंडेंट्स भी आए हैं उनमें आप ये समझिए कि उसमें भी हम 60-70% हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं जो जीत के आए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में केंद्रीय विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। इस दौरान उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @24x7 कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक हुई। आपको बता दें कि देश के हर जिले में 25 जुलाई से 31 जुलाई तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य की बिजली क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। हरियाणा में भी ये समारोह बड़े व्यापक स्तर पर
मनाया जाएगा। बिजली महोत्सव की तैयारियों के लिए बिजली विभाग और जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा ने बिजली क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय है। राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना को लेकर हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। अनिल विज ने कहा कि उदयपुर में हुई घटना राजस्थान की कांग्रेस सरकार की विफलता है। जब अपराधियों ने वीडियो जारी करके ये घोषणा कर दी थी, फिर इसे रोकना सरकार की जिम्मेदारी थी, जिसमें सरकार नाकाम रही। अनिल विज ने कहा कि इस प्रकार की मानसिकता पर तभी रोक लग सकती है जब इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं एनएचएम की हड़ताल पर अनिल विज ने कहा कि मैंने आज विभाग की बैठक बुलाई है, उसमें जरूरी निर्णय लिए जाएंगे। रोकने में, और इससे ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। जब अपराधियों ने पहले घोषणा कर दी, 17 तारीख को वीडियो जारी कर दी, फिर सरकार का दायित्व हो जाता था कि इस घटनाक्रम को होने से रोकती, और सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है इस घटना को रोकने में। तो कांग्रेस को रोका किसने था? हमने तो नहीं रोका। और कांग्रेस जो छिपा के चुनाव लड़ी, क्या वो लोगों को नजर नहीं आया? सबको नजर आया, सब लगे हुए थे, लेकिन छुपके कर रहे थे। इनमें दम नहीं था कि अपना चुनाव चिन्ह लेकर लोगों के सामने खुले में जा सकते। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इन्होंने इस प्रकार का ये खेल खेला। कोई रोक रहा था इनको? लड़ते ही है। किसने रोका इनको? कोरोना के मामले देखिए, लोगों को एहतियात तो इसकी बरतनी ही चाहिए, और इसके लिए जो खुद पे अनुशासन लागू करना चाहिए, क्योंकि ये अभी गया नहीं है, अभी है ये बीच में। और इसके लिए जहां तक विभाग की बात है, तो विभाग पूरी तरह से तैयार है। विभाग के पास पूरा हमारी सक्षम है कि इस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। तो आपने देखा किस तरीके से अनिल विज ने क्या कुछ कहा। प्रदेश सरकार में गृह मंत्री हैं अनिल विज, और उन्होंने बताया कि जो निकाय चुनाव है उसमें जनता ने साबित कर दिया है कि बीजेपी जो है वो सही कार्य कर रही है, प्रदेश सरकार सही कार्य कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में एक दुकानदार की निर्मम हत्या के बाद बहादुरगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका। इस दौरान बजरंग दल के नेताओं ने कहा कि वो नुपुर शर्मा के वक्तव्य का समर्थन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन किसी एक दुकानदार को केवल एक पोस्ट करने पर मौत के घाट उतार देना अन्याय है। इस तरह से तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाकर राजस्थान सरकार केवल लोगों को मारने का काम कर रही है। दुकानदार को पहले तो प्रताड़ित किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिससे साफ जाहिर होता है कि अब सरकार में बेलगाम लोग आ चुके हैं जो सरेआम इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। उदयपुर में खाली एक फेसबुक पोस्ट डाले जाने के बाद में तालिबानी सोच का ISIS की तरह से एक आदमी का कत्ल किया जाता कन्हैया लाल का, उसकी दुकान में घुस करके, उससे पूरे देश में आक्रोश है। उसके लिए हमने आज यहाँ पे पुतला दहन किया है। इस देश में, भारत देश में, जिसको सांप्रदायिक देश कहा जाता है, उसमें एक तालिबानी सोच का प्रवेश हो चुका है और एक दुकानदार को खाली फेसबुक पे पोस्ट डालने मात्र से
जान से मार देना और इस हिसाब से मारना कि वापस खुद फेसबुक पे पोस्ट वायरल कर दी जाती है कि हमने उसको मार दिया, और किसी को भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस मामले में धमकी दी जाती है। तो ये तालिबानी सोच को हिंदुस्तान में नहीं चलने दिया जाएगा। के बारे में एक ही बात निचोड़ है, अगर लोग ये तैयारी पूरी, आप अपनी तैयारी करो, हथियार लो, अवैध लो, कैसा भी लो, क्योंकि आपके पास कुछ बचाने के लिए होगा जब भी तो बचाओगे। जान ही ना रहेगी तो किस काम के रहोगे। सीधा हिसाब है। मैं सरकार से ये कहता हूँ, जिस तरह आप कह रहे हो ना कि 47 दे देनी चाहिए कश्मीर में पंडितों को, ऐसे यहाँ पे भी दे देनी चाहिए, क्योंकि ये इस्लामिक या बहादुरगढ़ में ही बहुत पोस्ट को उन्होंने दोबारा पोस्ट किया तो उसका हत्या कर दी गई। मैं बिल्कुल यहाँ से कह रहा हूँ, मैं 1000 बार उसकी पोस्ट को मैं उसका समर्थन करता हूँ जो नुपुर शर्मा ने कहा। चलिए फिलहाल मेट्रो सिटी में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।